Okay, equations of the first order but not of the first degree. इस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर और हायर डिग्री का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के अभी तक हम 3 मेथड कंप्लीट कर चुके हैं। सोल्वेबल फॉर p, सोल्वेबल फॉर x, सोल्वेबल फॉर y। ओके, ये सोल्वेबल फॉर y का ही एक पर्टिकुलर केस है जिसको हम क्लेरॉट्स फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, आपके पास कोई फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, और आप उसको इस फॉर्म में लिख पा रहे हो, तो y इक्वल्स टू एज ए फंक्शन ऑफ x एंड p। तो हम इसको सोल्वेबल फॉर y मेथड से सिंप्लीफाई करते थे, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते थे। इसी का स्पेशल केस हमने पढ़ा था लेग्रांजेस इक्वेशन। स्पेशल केस किसका था? सोल्वेबल फॉर y का। अगर आपके पास ये फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में दी हुई है, y इक्वल्स टू एक्स इंटू सम p का फंक्शन प्लस अनदर p का फंक्शन, तो इसको बोलते थे हम लेग्रांजेस इक्वेशन। इसको सोल्व कैसे करते थे? वही, क्योंकि ये सोल्वेबल फॉर y का ही केस है, तो इसी तरह करते थे सोल्वेबल फॉर y की तरह ही। अब लेग्रांजेस इक्वेशन का एक पर्टिकुलर केस है। अगर ये फंक्शन जो है ना जी पी, फंक्शन ऑफ p, अगर ये p हो जाए, ठीक है, दैट मीन्स y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, तो इस इक्वेशन को कहते हैं हम क्लेरॉट्स इक्वेशंस। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है y इक्वल्स टू पी इंटू एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ p, तो उसको कहते हैं क्लेरॉट्स इक्वेशन। अब ये भी x और p का फंक्शन है, किस फॉर्म में एक्सप्रेस है ये? y इक्वल्स टू एज ए फंक्शन ऑफ x एंड p, तो इसको भी हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? बाय सोल्वेबल फॉर y मेथड से। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं। y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, देखते हैं क्या आता है इसका सॉल्यूशन। अब ये क्या है? सोल्वेबल फॉर y है ना, क्योंकि y इक्वल्स टू क्या है? एज ए फंक्शन ऑफ x एंड p है। कैसे सोल्व करते थे सोल्वेबल फॉर y के लिए? डिफ्रेंशिएट करते थे x के रेस्पेक्ट में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, p एज एट इज रहेगा, x का हो जाएगा 1 प्लस x एज एट इज और p का डी पी अपॉन डी एक्स प्लस एफ ऑफ p। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा? एफ डैश p, फिर p को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी पी अपॉन डी एक्स। उसके बाद हम क्या करते थे? डी वाई अपॉन डी एक्स को p से रिप्लेस करते थे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स कितना हो जाएगा? p, और यहाँ पर भी ये p है, तो p से p कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये भी तो p ही है ना, कैंसिल आउट। इन दोनों टर्म से क्या है? डी पी अपॉन डी एक्स कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पर भी डी पी अपॉन डी एक्स है और यहाँ पर भी डी पी अपॉन डी एक्स, तो कॉमन लेने के बाद आपका यहाँ रह जाएगा x प्लस एफ डैश पी। अब ये देखो, एक x और p का फंक्शन बन रहा है ये कोई, और एक ऐसा टर्म जिसमें डी पी अपॉन डी एक्स इन्वॉल्व है ना, तो इस टर्म को हम नेग्लेक्ट करते हैं, इसको इग्नोर क्यों करते थे? क्योंकि जब हम इसको अगर ज़ीरो के इक्वल पुट आउट करके हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो वो सॉल्यूशन हमें कैसा मिलता था? सिंगुलर सॉल्यूशन। बट हमें सिंगुलर सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, हम तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हम इस वाले टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे। तो किसको ज़ीरो के इक्वल पुट आउट करते हैं? डी पी अपॉन डी एक्स को, तो डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, डी पी अपॉन ज़ीरो, और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो p इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? कांस्टेंट। ठीक है ना, तो इसको हमने सिंप्लीफाई किया, डी पी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब p क्या है? आपका कांस्टेंट है। इसको हम इक्वेशन 2 कंसीडर करते थे। अब इक्वेशन 1 जो गिवन होता था क्वेश्चन में आपका वो, और इक्वेशन 2 से हम p को एलिमिनेट करते थे अगर पॉसिबल हो तो। अब यहाँ पर पॉसिबल है, देखो इक्वेशन 1 और 2 से p को एलिमिनेट करना। p की वैल्यू इक्वेशन 2 से कहाँ सब्सटीट्यूट कर देते हैं? इक्वेशन 1 में। ठीक है, इक्वेशन 1 आपकी गिवन थी ये, तो इस इक्वेशन में p इक्वल्स टू सी सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी। यही आपका रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन है। अब आप ध्यान से देखो ज़रा, y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, p यहाँ पे p का कोई भी फंक्शन हो, ठीक है ना, कोई भी फंक्शन हो, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा? y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी। अगर आप यहाँ पे देखो p किससे रिप्लेस हो रहा है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट c से जस्ट। तो अगर आपको इस फॉर्म में इक्वेशन गिवन है, इसको कहते हैं क्लेरॉट्स फॉर्म।
तो उसका जनरल सॉल्यूशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमें क्या करना है, जस्ट p को c से रिप्लेस करना है। c क्या होता है यहाँ पे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, वेयर c है आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है ना। तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस फॉर्म में है y इक्वल्स टू पी इंटू एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, तो उसका जनरल, उसको कहते हैं क्लेरॉट्स फॉर्म या फिर क्लेरॉट्स इक्वेशन। तो उसका जनरल सॉल्यूशन हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर भी p नज़र आएगा आपको, उसकी जगह हम c रिप्लेस कर देते हैं। c होता है आर्बिट्ररी कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल आपके पास ये क्वेश्चन है y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस वन प्लस पी स्क्वायर की पावर हाफ। तो बाय कंपैरिजन अगर आप इसको देखो, ये किस फॉर्म में नज़र आ रही है आपको, y इक्वल्स टू पी इंटू एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, ये फंक्शन ऑफ p है। ठीक है, तो ये क्या है, क्लेरॉट्स इक्वेशन बन रही है। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन कैसे निकाल देंगे हम, p को c से रिप्लेस कर देंगे। देखो जहाँ पर p था वहाँ पर c, y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस वन प्लस सी स्क्वायर टू दी पावर हाफ। ये डायरेक्ट आपको जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है ना। क्लेरॉट्स फॉर्म में आप जस्ट क्या करते हो, p को रिप्लेस करते हो c से। क्लेरॉट्स इक्वेशन रिप्लेसिंग p with by c we get the जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन आपका आया है ये। ठीक है, तो अगर आपके पास फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है y इक्वल्स टू पी इंटू एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, ठीक है, ये लैग्रांज इक्वेशन का ये पर्टिकुलर केस हो गया, क्योंकि लैग्रांजेस इक्वेशन ये होती थी ना, तो ये फंक्शन ऑफ p को हम p ही ले लेते हैं जस्ट, तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको कहते हैं क्लेरॉट्स इक्वेशन या फिर क्लेरॉट्स फॉर्म में। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आता है हमारे पास y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस एफ ऑफ सी। जहाँ जहाँ पर भी आपको p नज़र आएगा उसको हम c से रिप्लेस कर देते हैं। c है यहाँ पर आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, आपने जस्ट प्रूव भी किया है इसी को। ठीक है, अब इस मेथड को देखो, ये जो क्वेश्चन गिवन था ये y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स प्लस वन प्लस पी स्क्वायर टू दी पावर हाफ। अब आपको साफ साफ नज़र आ रहा है कि ये इस फॉर्म में है। ठीक है, y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p विच इज क्लेरॉट्स फॉर्म। इसका जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं हम, p को c से रिप्लेस कर देते हैं। सो रिप्लेसिंग p बाय c, c यहाँ पर क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो p को c से रिप्लेस कर देते हैं डायरेक्ट। और आपने ये देखा भी है, जस्ट इसका प्रूफ भी क्या है कि अगर आपके पास क्लेरॉट्स फॉर्म है तो उसका सॉल्यूशन ही आता है। ठीक है, इसको सोल्वेबल फॉर y है ना, जनरल लेंथी मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे ये y इक्वल्स टू एक्स और p का फंक्शन है, तो ये सोल्वेबल फॉर y है, तो डिफ्रेंशिएट के x के रेस्पेक्ट में dy अपॉन डी एक्स, यहाँ पर भी dy अपॉन डी एक्स को p से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर भी p है तो ये p से p कैंसिल आउट, यहाँ से डी पी अपॉन डी एक्स का टर्म कॉमन आ जाएगा। इस वाले टर्म को नेग्लेक्ट करते हैं, इसको जीरो के इक्वल आउट सब्सटीट्यूट करते हैं, तो वहाँ से p इक्वल्स टू सी मिल जाएगा। अब ये कहलाती है आपकी इक्वेशन नंबर 2, और ये हो जाती है आपकी इक्वेशन नंबर 1 और 2 से जब हम रिप्लेस करते हैं, p को एलिमिनेट करते हैं सॉरी, तो आपका आंसर आ जाएगा यही, देखो y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस वन प्लस सी स्क्वायर टू दी पावर हाफ। ठीक है, यही आंसर आपका यहाँ पे आ रहा है। एक तरीके से इसका कंप्लीट प्रूफ किया है, ये आपने इसको लॉन्ग मेथड से कंप्लीट सोल्व किया है। ये जो आपने प्रूफ किया था इस एक तरीके से वही कर रहे हैं हम आप। ठीक है, बट जब आप इसको पहचान लेते हो कि ये क्लेरॉट्स फॉर्म बन रही है, तो आप इसका डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन ये लिख देते हो। बट अगर आपका क्वेश्चन ये 5 मार्क्स में आ जाए, फॉर एग्जांपल आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स का आ जाए,
5 मार्क का आ जाए, है ना। तब आप ये 2 लाइन में आंसर नहीं लिखोगे ना। मान लेते हैं 4 या 5 मार्क्स का आता है, तो फिर तो आप इसको सोल्यूबल 4y मेथड से ही अप्लाई करोगे, कंप्लीट करके दिखाओगे कि ये आता कैसे है, p को हम c से क्यों रिप्लेस कर देते हैं। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस तरह लिखना पड़ेगा। हाँ, अगर 1 या 2 मार्क्स में आता है तब आप डायरेक्ट लिख सकते हो। अगर आपका क्वेश्चन क्लेरेट्स फॉर्म में है तो आप लिखोगे कि सो रिप्लेसिंग p बाय c रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज दिस। c यहाँ पर क्या होता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, अब ये जितने भी क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं आपको, देखो y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p है ना। तो इसका जो इसके बाद हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कहानी, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन क्लेरोट्स फॉर्म, सो रिप्लेसिंग p विद c रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज। तो जनरल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, p को c से रिप्लेस कर देते हैं, y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस ए सी 1 माइनस सी, क्योंकि ये किस फॉर्म में था, y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। और है ना, इस क्वेश्चन को देखो y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी दे सकता था आपको, y इक्वल्स टू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। तो अगर हम डी वाई अपॉन डी एक्स को p सब्सटीट्यूट करेंगे तो यही बनेगा ना। तो यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई हो जाएगा 1 अपॉन पी, तो यानी कि a अपॉन पी। तो इसका डायरेक्ट जनरल सॉल्यूशन सारी कहानी लिख देंगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्लेरोट्स फॉर्म, सो रिप्लेसिंग p बाय c वी गेट द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस ए अपॉन सी। ये आंसर आ जाएगा इसका, जहाँ पर c क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये भी लिख देना, वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसको देखो ध्यान से, y इक्वल्स टू एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस ई टू दी पावर डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स को मान लेते हैं p, तो इस फॉर्म में भी दे सकते हैं क्वेश्चन को, ऐसे भी आ सकता है। तो y इक्वल्स टू p इंटू एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये, क्लेरोट्स फॉर्म में बन गई है। तो आप क्या कहानी लिखोगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन क्लेरोट्स फॉर्म, सो रिप्लेसिंग p बाय c वी गेट द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। जैसे ही आप p को c से रिप्लेस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस ई टू द पावर c, वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। इसको देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स को p से रिप्लेस कर देंगे तो यह आ जाएगा y इक्वल्स टू पी इंटू एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। कौन सी फॉर्म बन रही है, क्लेरोट्स फॉर्म। तो आप कहानी लिखोगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन क्लेरोट्स फॉर्म, सो रिप्लेसिंग p बाय c वी गेट द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। और आपका जनरल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस सी स्क्वायर। p को हमने किससे रिप्लेस किया है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट c से। यहाँ पे लिख देना वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो ये तो आपको डायरेक्ट देखने से ही नज़र आ रही थी कि क्लेरोट्स फॉर्म में है। ठीक है, बस आपको ये कहानी लिखनी है बस। जैसे ये आपको क्लेरोट्स फॉर्म में नज़र आए तो आप लिख दो विच इज़ क्लेरोट्स फॉर्म, सो रिप्लेसिंग p बाय c रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इज दिस। जहाँ जहाँ पर भी p है उसको c आर्बिट्ररी कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हैं। और आपने देखा भी है ये, इसी क्वेश्चन को हमने इसको लॉन्ग मेथड से p इक्वल्स टू c कैसे आता है वही किया है, बल्कि हमने तो जनरल फॉर्मूला भी प्रूफ किया है कि अगर आपकी क्लेरोट्स फॉर्म है तो p इक्वल्स टू c से ही हमें जनरल सॉल्यूशन क्यों मिलता है। हमने इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया है, ये आया है। फिर हमने देखा जब हमें जस्ट p इक्वल्स टू c रिप्लेस करना पड़ा था यहाँ पे। ठीक है, तो इससे फ़ायदा ये हो जाता है, आपका डायरेक्ट आंसर एक लाइन में आ जाता है। अगर आपकी क्लेरोट्स फॉर्म या क्लेरोट्स इक्वेशन गिवन है जो इस फॉर्म में होगी, तो आप p को c आर्बिट्ररी कांस्टेंट से रिप्लेस कर देते हो जस्ट। ओके, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, p इक्वल्स टू लॉग ऑफ पी एक्स माइनस वाई। अब ये डायरेक्ट तो नज़र नहीं आ रही है क्लेरोट्स फॉर्म में, बट जब आप यहाँ से पी एक्स माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो कितना आएगा, ई टू दी पावर p आ जाएगा एंटी लॉग से। ऑल राइट, अब यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, पी एक्स माइनस ई टू दी पावर p। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो ये किस फॉर्म में है, ये y इक्वल्स टू पी इंटू एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p नज़र आ रहा है आपको, फंक्शन ऑफ p है माइनस ई टू दी पावर p, विच इज़, अब कहानी क्या लिखोगे आप, विच इज़ इन क्लेरोट्स फॉर्म, सो रिप्लेसिंग p विद c वी गेट द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। और रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हमारा कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू
p को c से रिप्लेस कर देते हैं, y इक्वल्स टू सी एक्स माइनस ई टू द पावर c। यही आएगा ना आपका आंसर। और ये भी लिख देना वेयर c इज़ आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये डायरेक्ट दी नहीं हुई थी बट आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये क्लेरेट्स फॉर्म ही बन रही थी। ठीक है, एक और चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे तो डायरेक्ट दिया हुआ था, नज़र आ रहा था एकदम ही क्वेश्चन में आपको, तो कभी कभी क्लेरेट्स फॉर्म में नहीं होगी। जैसे ये था, क्लेरेट्स फॉर्म होती क्या है, y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। तो इसको लेफ्ट में अगर लिखते हो तो y माइनस पी एक्स इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ p। जहाँ पर भी आपको जब भी क्वेश्चन में y माइनस पी एक्स या फिर पी एक्स माइनस वाई ये टर्म नज़र आएंगे ना, तो आपके चांसेस 99% ये रहेंगे कि ये क्लेरेट्स फॉर्म में या तो होगी या इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगी। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो पी एक्स माइनस वाई का टर्म है कि नहीं, या तो y माइनस पी एक्स या फिर पी एक्स माइनस वाई। ठीक है, दोनों एक ही है, माइनस से मल्टीप्लाई हुए जस्ट। तो आप ये कोशिश करना माइंड में कि हाँ ये क्लेरेट्स फॉर्म में बन सकती है, इसके 99% चांसेस हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, थोड़े से आपको सिंप्लीफाई करने होते हैं, वो क्लेरेट्स फॉर्म में ही बनते हैं। ठीक है, और ये हमें कहाँ से आइडिया मिलता है, y माइनस पी एक्स का टर्म इन्वॉल्व रहेगा या फिर पी एक्स माइनस वाई का टर्म इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप वो कहानी ज़रूर लिख देना, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन क्लेरेट्स फॉर्म सो रिप्लेसिंग p by c we get the required general solution this where c is arbitrary constant। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, p इक्वल्स टू 10 पी एक्स माइनस वाई। देखो पी एक्स माइनस वाई आ गया ना, ओके। तो पी एक्स माइनस वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कितना हो जाएगा 10 इनवर्स p। अब y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करते हैं तो कितना हो जाएगा पी एक्स माइनस 10 इनवर्स p, जो कि साफ साफ आपको नज़र आ रही है किस फॉर्म में है, y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस सम फंक्शन ऑफ p, इस फॉर्म में है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन क्लेरेट्स फॉर्म सो रिप्लेसिंग p बाय c वी गेट द जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा y इक्वल्स टू सी एक्स, पी को c से रिप्लेस कर देते हैं माइनस के 10 इनवर्स c, ये आ जाएगा आपका आंसर। इसी तरह ये क्वेश्चन है सेम, इसको आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे तो कितनी आएगी, y की वैल्यू आएगी पी एक्स प्लस साइन इनवर्स p, क्लेरेट्स फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो कहानी लिख देना, आंसर आ जाएगा आपका। अब ये क्वेश्चन देखो, ये इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, साइन पी एक्स कोस वाई इक्वल्स टू कोस पी एक्स इंटू साइन वाई प्लस पी। ये टर्म कंप्लीट इधर आएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब ये साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये किसका फॉर्मूला बनना है आपका, साइन ए माइनस बी का। ये कंप्लीट साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये साइन ए माइनस बी लिख सकते हैं इसको, इक्वल्स टू पी। ठीक है, अब देखो पी एक्स माइनस वाई का टर्म आ गया ना, इसका मतलब क्लेरेट्स फॉर्म की ओर जा रहे हैं। तो पी एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, साइन इनवर्स पी, और वाई की वैल्यू आ जाएगी वाई इक्वल्स टू पी एक्स माइनस के साइन इनवर्स पी। तो अब आप इसको ध्यान से देखो, ये किस फॉर्म में नज़र आ रही है आपको, वाई इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी। अब इसके बाद आप क्या कहानी लिखोगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन क्लेरेट्स फॉर्म सो रिप्लेसिंग p by c आर्बिट्ररी कांस्टेंट वी गेट द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन इसका कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू सी एक्स माइनस साइन इनवर्स c। ये कहानी लिखनी है आपको इसके बाद। इसी तरह आप ये क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे कोस ए माइनस बी का ये फॉर्मूला बनना है। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये कौन सा फॉर्मूला बनना है, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो तो ये आपका फॉर्मूला बनना है कोस ऑफ पी एक्स माइनस वाई का, इक्वल्स टू कितना है पी। तो पी एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोस इनवर्स पी, और यहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, कितना आएगा पी एक्स माइनस कोस इनवर्स पी। तो अब आप इसको ध्यान से देखो,
ये किस फॉर्म में आ गई आपकी, y इक्वल्स टू पी इंटू एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p विच इज इन क्लेरॉट्स फॉर्म. So replacing p by c we get the required general solution. और required general solution कितना जाएगा, जहाँ जहाँ पर p है उसको c से रिप्लेस कर देते हैं माइनस के cos इनवर्स c where c is arbitrary constant. ठीक है, ये कहानी आपने लिखनी होती है इस लाइन के बाद. अब इस क्वेश्चन को देखो, y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर. तो y माइनस पी एक्स का टर्म अब आपको नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब है ये क्लेरॉट्स फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है. तो y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये मल्टीप्लाई में आएगा, इधर आ जाएगा. दोनों साइड पावर हाफ कर देते हैं, तो यहाँ पर पावर 1 ले जाएगी इक्वल्स टू दिस. ठीक है, अब y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, कितनी आ जाएगी ये. अब ये किस फॉर्म में नज़र आ रही है आपको, देखो y इक्वल्स टू पी इंटू एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p. ठीक है, तो ये जो आपका y की वैल्यू आई है कि क्या है, y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p. इसके बाद आप कौन सी कहानी लिखोगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन क्लेरॉट्स फॉर्म, सो रिप्लेसिंग p बाय c आर्बिट्ररी कांस्टेंट वी गेट द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन. उसके बाद आप जनरल सॉल्यूशन लिख दोगे y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस ए इंटू 1 प्लस सी स्क्वायर टू द पावर हाफ. ठीक है, जहाँ पर p था वहाँ पे आपने c को रिप्लेस कर दिया. और ये भी लिखना है आपको वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट. ठीक है ना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दिस. अब देखो यहाँ पर पी स्क्वायर का टर्म है, यहाँ पर पी का टर्म है और यहाँ पर अदर टर्म है जिसमें पी नहीं है. तो आप सोचोगे ये तो क्वाड्रेटिक है, पी में सोल्वेबल फॉर पी कर लेते हैं इसको, श्रीधराचार्य अप्लाई कर लेते हैं, पी की दो वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उनको सोल्व कर लेंगे. बट जब ऐसा करने जाओगे आप, फिर पी की जगह आप dy अपॉन डी एक्स लिखोगे, यही तो था सोल्वेबल फॉर मेथड. ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगी. ठीक है, इन वैल्यू से ये आपको मालूम चल रहा है ए इन्वॉल्व है, बी भी इन्वॉल्व है, दिस का स्क्वायर करेंगे 4ac, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगी, उसको सिंप्लीफाई करना आसान नहीं होगा. ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं. मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2p एक्स वाई को इसके साथ लिख लेते हैं प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे पी स्क्वायर ए स्क्वायर का भी टर्म आएगा और बी स्क्वायर. ठीक है, तो पहले हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई की और फिर इस टर्म को और वाई स्क्वायर को एक साथ लिख लिया. क्यों, क्योंकि ये पी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है कंप्लीट. अगर आप इसको देखो, ये पी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन रहा है. ठीक है, माइनस बी स्क्वायर एज इट इज़, और एक टर्म यहाँ से आया था माइनस के पी स्क्वायर ए स्क्वायर, वो भी यहाँ पर है. ठीक है, इन तीनों टर्म्स को हमने एक साथ लिखा. क्यों, क्योंकि ये पी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बनना था. अब देखो पी एक्स माइनस वाई बन गया ना, तो इसका मतलब ये क्लेरॉट्स फॉर्म की तरफ जा रही है. तो पी एक्स माइनस वाई स्क्वायर इसके इक्वल है, दोनों की पावर हाफ की, तो ये आ गया पी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू दिस. वाई की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे कितना आ जाएगा, पी एक्स माइनस दिस. ठीक है, अब आप ये देखो वाई इक्वल्स टू पी एक्स फंक्शन ऑफ पी नज़र आ रहा है आपको साफ साफ. तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में बन गई, वाई इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी. यहाँ पे आप क्या कहानी लिखोगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन क्लेरॉट्स फॉर्म, सो रिप्लेसिंग p by c we get the required general solution. और रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हमारा कितना आ जाएगा, जहाँ पर भी p है c से रिप्लेस कर देते हैं. y इक्वल्स टू सी एक्स माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू द पावर हाफ. ठीक है, और ये भी लिखना है आपको वेयर c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट. ठीक है, ये आ जाएगा आपका आंसर. ये सेम क्वेश्चन है, आप इसी तरह ट्राई करना है आपको बिल्कुल. ठीक है, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर जब आप करेंगे इसको सिंप्लीफाई, कितना आएगा देखो, एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर
माइनस 2xyp प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2xyp और वाई स्क्वायर, इन तीनों टर्म्स को एक साथ लिखने पर ये क्या बनना है, एक्स पी माइनस वाई का होल स्क्वायर बनना है ये, और ये टर्म हो जाएगा इस साइड आकर पॉजिटिव 1 प्लस पी स्क्वायर। दोनों साइड आप क्या कर देते हैं, स्क्वायर रूट, तो यहाँ पर हो जाएगा पी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1 प्लस पी स्क्वायर का अंडर रूट। तो y की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करोगे कितना आएगा, पी एक्स माइनस अंडर रूट 1 प्लस पी स्क्वायर। तो ये क्लेरोड्स फॉर्म में बन गई है ना। उसके बाद आपको वही सेम कहानी लिखनी है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन क्लोरेट्स फॉर्म, है ना, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन क्लेरोड्स फॉर्म, इस फॉर्म में ही तो बन रही है। तो सो रिप्लेसिंग P बाय C वी गेट द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, और जनरल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू सी एक्स माइनस 1 प्लस सी स्क्वायर का अंडर रूट, वेयर C इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, y माइनस पी एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। y माइनस पी एक्स आपको नज़र आया, इसका मतलब ये क्लेरोड्स फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है, डायरेक्ट तो दी हुई नहीं है, ये सोल्वेबल फॉर p भी नहीं है, सोल्वेबल फॉर x भी नहीं होगी, ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बहुत। तो हम y की वैल्यू देखते हैं यहाँ से क्या आती है, ये कंप्लीट अपॉन में आ जाएगा ना। ठीक है, तो y माइनस पी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, दोनों साइड आपने पावर हाफ कर दी है तो ये आ जाएगा, है ना, पावर हाफ करने पर ये। तो जब आप y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो ये आएगा ना पी एक्स प्लस ए पी अपॉन 1 प्लस पी स्क्वायर टू दी पावर हाफ। अब आपको ये साफ साफ नज़र आ रही होगी ये किस फॉर्म में है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, y इक्वल्स टू p इंटू एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। देखो यहाँ पे x और y कुछ नहीं है ना, जस्ट p का फंक्शन है, प्लस फंक्शन ऑफ p। इसके बाद अब आप क्या कहानी लिखोगे, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन क्लेरोड्स फॉर्म, सो रिप्लेसिंग p बाय c वी गेट द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। तो रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन हमारा कितना आ जाएगा, p को c से रिप्लेस कर देते हैं, प्लस ए सी अपॉन 1 प्लस c square to the power half, where c is arbitrary constant। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो पी एक्स माइनस वाई नज़र आया ना आपको, तो इसका मतलब क्लेरोड्स फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो पी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, दोनों पावर साइड आप पावर हाफ कर देते हैं, क्यूब स्क्वायर रूट लेने पर ये आ जाएगी एक्स पी माइनस वाई की वैल्यू, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी फाइंड आउट करने पर ये। अब इसको ज़रा ध्यान से देखो, वाई इक्वल्स टू पी इंटू एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी, है ना। तो ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म में आ गई है, वाई इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स, पी इंटू एक्स सॉरी, प्लस फंक्शन ऑफ पी। ठीक है, तो ये कौन सी है, इसके बाद आपको सेम कहानी लिखनी है जी। Given differential equation is in Clairaut's form, so replacing p by c we get the required general solution। और required general solution हमारा कितना आ जाएगा, जहाँ जहाँ पर भी p है उसको c से रिप्लेस कर देते हैं, y इक्वल्स टू सी एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस 1 टू दी पावर हाफ, ये आ जाएगा जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, और यहाँ पर c क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, ये लिखना मत भूलना। y माइनस पी एक्स पी माइनस 1 इक्वल्स टू पी, वाई माइनस पी एक्स का टर्म नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये क्लेरोड्स फॉर्म में बन सकती है। ठीक है, चलो यहाँ से y माइनस पी एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी, और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगी, और जो कि आपको साफ साफ नज़र आ रहा है y की वैल्यू हमारी क्या आई है, पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। कहानी क्या लिखनी है, दिस इज इन क्लेरोड्स फॉर्म,
So replacing P by C arbitrary constant we get the required general solution. और जनरल सॉल्यूशन हमारा कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस सी अपॉन सी माइनस वन, जहाँ पर c क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, ये मत लिखना, मत भूलना। और जो मैं कहानी बता रहा हूँ वो ज़रूर लिखना है कि ये क्लेरर्स फॉर्म में है, p को c से रिप्लेस करते हैं तो हम जनरल सॉल्यूशन हमारा ये आ जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं ज़रा। अब आपको ये नज़र आ रही होगी कि ये पी स्क्वायर पी, ये तो क्वाड्रेटिक है p में, तो सोल्यूबल फॉर p हो सकती है। चलो देखते हैं क्या सोल्यूबल फॉर p है। तो p की वैल्यू देखते हैं, श्रीधराचार्य अप्लाई कर देते हैं, माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac एक्स ए अपॉन 2a यानी कि 2x। अब p की वैल्यू आई है आपकी है, इससे आगे आप प्रोसीड नहीं कर सकते, ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। p को आप क्या सब्सटीट्यूट करोगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो p की दो वैल्यू आएंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव। क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सोल्व कर पाओगे, क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको ईजी है सोल्व करना? नहीं, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है, देखो ऑलरेडी। ठीक है, कैसे क्या करते हैं इस स्टेप के बाद, p को डी वाई अपॉन डी एक्स लिख देते हैं, फिर एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव। चलो पॉजिटिव ले लेते हैं एक बार, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 4xa अपॉन 2x। अब देखो इसको सोल्व करना आसान नहीं है, ये बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, अब सोल्वेबल फॉर p से तो ये नहीं करेंगे इसको। क्या सोल्वेबल फॉर x बन सकती है, ये देखते हैं ट्राई करके। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, कितनी आएगी, वाई पी माइनस ए अपॉन पी स्क्वायर। तो y की x की जो वैल्यू आई है तो वो है y अपॉन पी माइनस के a अपॉन पी स्क्वायर। ठीक है, और ये किस फॉर्म में आई है, एज ए फंक्शन ऑफ y एंड p। इसका मतलब ये सोल्वेबल फॉर x भी है। इसके बाद हम कैसे प्रोसीड करते थे, इसको y के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे, dx अपॉन dy को 1 अपॉन p से रिप्लेस करते थे और सिंप्लीफाई करते जाते थे। ठीक है, बट आप जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे हो सकता है ये भी लेंथी बन जाए। क्या ये सोल्वेबल फॉर y है, सोल्वेबल फॉर y भी चेक कर लेते हैं इसको। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करके देखते हैं। यहाँ से y की वैल्यू जब आप लोग फाइंड आउट करोगे तो कितनी आएगी, यहाँ पर है ना y की वैल्यू, तो ये हो जाएगा एक्स पी स्क्वायर प्लस ए अपॉन पी। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा एक्स पी प्लस ए अपॉन पी इक्वल्स टू वाई। तो y की वैल्यू किस फॉर्म में आई है आपकी, एज ए फंक्शन ऑफ x एंड p। ठीक है, y इक्वल्स टू पी स्क्वायर है ना यहाँ पे, y की वैल्यू एक्स पाई स्क्वायर प्लस ठीक है, यही आएगा ना, एक्स पी स्क्वायर प्लस ए इक्वल्स टू वाई पी। हाँ, तो जो y की वैल्यू है एज ए फंक्शन ऑफ x एंड p है, तो इसका मतलब ये सोल्वेबल फॉर y भी है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था आपका सोल्वेबल फॉर y, अब तो ये सोल्वेबल फॉर y क्या है, क्लेरॉट्स फॉर्म क्या है, सोल्वेबल फॉर y का ही तो एक पर्टिकुलर केस है। अब आपको ये डायरेक्ट नज़र आ रही है, ये किस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, जब आपने y की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की तो y इक्वल्स टू यह मिले ना। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, यही तो बन रही है। देखो ये ध्यान से देखो ज़रा इसको, y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p है, ये कंप्लीट, x और y तो नहीं है ना। तो ये तो जब आप सोल्वेबल फॉर y आपने देखा तो ये क्लेरॉट्स फॉर्म बन गई थी, तो इसका तो आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे। अब यहाँ पे आपको कहानी लिखनी है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन क्लेरॉट्स फॉर्म, सो रिप्लेसिंग p by c आर्बिट्ररी कांस्टेंट वी गेट द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन हमारा आ जाएगा y इक्वल्स टू सी एक्स plus a upon c, where c is arbitrary constant।
ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सोल्वेबल फॉर पी भी बन रहा था बट कॉम्प्लिकेटेड था ये, देखो बहुत। ठीक है, इसको वो सोल्व करना आसान नहीं था। सोल्वेबल फॉर एक्स से भी आप प्रोसीड कर सकते थे क्योंकि एक्स इक्वस टू एज ए फंक्शन ऑफ वाई एंड पी मिला है, बट उससे लेंथ आ जाएगा। जब आपने देखा है सोल्वेबल फॉर वाई, सोल्वेबल फॉर वाई का पर्टिकुलर केस ही तो है ये क्लेरोट्स फॉर्म। क्लेरेट्स फॉर्म को जब आपने सोल्व किया था, ये जो आंसर मिलता था पी को सी से रिप्लेस, ये सोल्वेबल फॉर वाई का ही तो केस था। सोल्वेबल फॉर वाई में भी ये आपको पर्टिकुलर केस क्लेरोट्स फॉर्म में बन गया, तो और आसान हो गया आपका काम, इसका डायरेक्ट आंसर आ गया। आप ये नहीं करोगे कि डी वाई अपॉन एक्स को एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करो, है ना। तो आपने इसको पहचान लिया कि ये वाई इक्वस टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ पी में है। ठीक है, तो ये क्लेरोट्स फॉर्म बन रही थी, ये कहानी लिखनी है आपको, तो इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाता है डायरेक्ट ये। पी को हम आर्बिट्ररी कांस्टेंट सी से रिप्लेस कर देते हैं जस्ट। ठीक है ना, ओके। कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्वेश्चन है आपका y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस पी टू दी पावर n। ठीक है, अब आपको ये साफ साफ नज़र आ रहा है, ये y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस पी टू दी पावर n किस फॉर्म में है आपकी, है ना। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन क्लेरर्ट्स फॉर्म। कैसे लिखेंगे आप, प्रॉपर आंसर ऐसे लिखना है आपको, जब आप पहचान लोगे गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन क्लेरर्ट्स फॉर्म। क्लेरर्ट्स फॉर्म क्या होती है, y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p। ठीक है, सो रिप्लेसिंग p क्या किसके लिए स्टैंड होता है यहाँ पे, dy अपॉन dx के लिए। रिप्लेसिंग p बाय c। ठीक है, c क्या होता है यहाँ पे, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। c से रिप्लेस करने पर हमें क्या मिल जाता है, जनरल सॉल्यूशन। इट्स जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन p को c से रिप्लेस कर देते हैं, तो y इक्वल्स टू सी एक्स प्लस सी टू दी पावर n, और यहाँ पे ये लिख देंगे c इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ये है प्रॉपर लिखने का तरीका। जैसे ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन को ये पहचान लोगे कि ये क्लेरोट्स फॉर्म बन रही है, तो आप ये लिखोगे जस्ट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन क्लेरोट्स फॉर्म y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p, सो रिप्लेसिंग p बाय c, इट्स जनरल इक्वेशन, जनरल सॉल्यूशन इज दिस। ये आ जाता है आपका आंसर। ठीक है, ओके। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करना चाहो, ये क्या है, y इक्वल्स टू एज ए फंक्शन ऑफ x एंड p है ना, तो ये सोल्वेबल फॉर y है, तो इसको दोनों साइड हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। देखो लॉन्ग मेथड मतलब एक तरीके से जब हम लॉन्ग मेथड से करेंगे तो वहाँ से p की वैल्यू c के इक्वल आती है, जिसको हम इक्वेशन 2 मानते थे। p इक्वल्स टू c इसी इक्वेशन में पुट आउट कर देते हैं, यहाँ पर भी वही करते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो हमें लॉन्ग मेथड्स को करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट जब आपकी क्लेरोट्स फॉर्म बनती है तो उसको हम डायरेक्ट p इक्वल्स टू c पुट आउट करके जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। एक्स पी स्क्वायर माइनस 2yp एक्स 2yp प्लस ए एक्स इक्वल्स टू 0। अब ये देखो क्या है, क्लेरोट्स फॉर्म बन पाएगी, एक्स पी स्क्वायर माइनस 2yp प्लस ए एक्स इक्वल्स टू 0। क्लेरोट्स फॉर्म में हमें ये देखना है कि y की वैल्यू इस फॉर्म में आ रही है कि नहीं। तो आप y की वैल्यू फाइंड आउट करो, यहाँ से कितनी आएगी। जब आप y की वैल्यू फाइंड आउट करोगे
तो आएगी एक्स पी स्क्वायर प्लस ए एक्स अपॉन 2y, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स पी स्क्वायर अपॉन 2p, सॉरी यहाँ पे कितना आएगा 2p, तो ये हो जाएगा एक्स पी अपॉन 2, कैंसिल आउट होने के बाद एक्स पी अपॉन 2 प्लस ए एक्स अपॉन 2p, यही आएगी ना। एक्स पी स्क्वायर प्लस ए एक्स एज इट इज इक्वल्स टू 2yp हो गया था, 2p अपॉन में आ जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी दिस अपॉन दिस, यानी कि एक्स पी अपॉन 2, दिस अपॉन दिस यानी कि ए एक्स अपॉन 2p। अब ये तो क्लेरॉट्स फॉर्म नहीं बन रही है आपकी, देखो क्लेरॉट्स फॉर्म जो होती है y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p होती है, ठीक है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें कौन सा मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, सोल्वेबल फॉर y ही नज़र आ रहा है आपका डायरेक्ट ये, तो इसको हम सोल्वेबल फॉर y से करते हैं सोल्व। ओके, इसमें क्वेश्चन में आई थिंक कुछ मिस्टेक है। अगर यहाँ पे आप लोग एक्स स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर अगर आप लेते हो यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोई नहीं, इसको सोल्वेबल फॉर वाई से ही करते हैं। तो ये जो वाई की वैल्यू आई है आपकी, ये 2 को इस साइड लिख लेते हैं, है ना। तो कितना हो जाएगा 2y इक्वल्स टू एक्स पी स्क्वायर प्लस ए एक्स अपॉन पी, दैट मीन्स एक्स पी प्लस ए एक्स अपॉन पी। तो आप जो है y की वैल्यू एज ए फंक्शन ऑफ x एंड p लिखवा रहे हैं, तो ये सोल्वेबल फॉर y का केस है। डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों साइड विद रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में करते थे जब सोल्वेबल फॉर y होता था, तो y के x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने पर 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, तो ठीक है। और अगर यहाँ पर आपका x ना हो, कोई नहीं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, x एज इट इज़ p को करेंगे तो डी पी अपॉन डी एक्स प्लस पी एज इट इज़ x को डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस यहाँ पर ए एक्स एज इट इज़ 1 अपॉन पी को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस के 1 अपॉन पी स्क्वायर इंटू डी पी अपॉन डी एक्स प्लस 1 अपॉन पी एज इट इज़, बल्कि ए तो कांस्टेंट है, ए अपॉन पी एज इट इज़ और एक्स का हो जाएगा 1, डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिखते हैं पी, तो ये हो जाएगा 2p इक्वल्स टू, इन दोनों टर्म से x कॉमन नज़र आ रहा है आपको, सॉरी डी पी अपॉन डी एक्स कॉमन है, तो डी पी अपॉन डी एक्स कॉमन ले लेते हैं x माइनस ए एक्स अपॉन पी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस p माइनस के a अपॉन पी, यही आएगा ना। ओके, 2p को इस साइड लाएंगे तो माइनस के p हो जाएगा ये, तो आपका रह जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स, एक्स भी कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो कितना आएगा 1 माइनस ए अपॉन पी स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस के पी रहेगा ना, हाँ, माइनस पी माइनस ए अपॉन पी इक्वल्स टू 0। ओके, तो इसको लिख सकते हैं हम, यहाँ से क्या कॉमन नज़र आ रहा है आपको, p कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो x डी पी अपॉन डी एक्स 1 माइनस ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस के p जब आप कॉमन लेते हैं तो कितना आएगा, तो आ जाएगा 1 प्लस ए अपॉन पी स्क्वायर। अब ये और ये टर्म कॉमन जो आप ले रहे हो ये सेम आना चाहिए था, आई थिंक मुझे इसमें स्टार्टिंग से ही लग रहा है क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, गड़बड़ है, क्योंकि हमने डिफ्रेंशिएट तो सही किया है डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स एज इट इज़ पी का डी पी अपॉन डी एक्स, पी एज इट इज़ एक्स का 1, फिर ए एक्स एज इट इज़ 1 अपॉन पी को करेंगे तो यह आएगा
फिर A/P एज इट इज़, और इसका हो जाएगा ये। इसको P इक्वेट पुट आउट किया तो 2P इन दोनों से dP/dx कॉमन ले लेता तो x माइनस AX/P² कॉमन, ये सॉरी कॉमन तो ये था, प्लस P प्लस A/P एज इट इज़, सॉरी यहाँ प्लस का है ना ये, तो ठीक है, ये आपका टर्म है प्लस का A/P, ये माइनस का था, ये प्लस का, तो जब आप माइनस के कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब ये टर्म कॉमन आ रहा है आपका 1 माइनस A/P², तो यहाँ पर लेफ्ट आउट रह जाएगा, ये कॉमन आ गया x इंटू dP/dx माइनस यहाँ पर रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ p, ये तो कॉमन है, इक्वल्स टू 0। अब इसको 0 के इक्वल पुट आउट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें dP/dx का टर्म नहीं है। अगर आप इसको 0 के इक्वल पुट आउट करेंगे तो वहाँ से हमें सिंगुलर सॉल्यूशन मिलेगा, ना कि जनरल, तो इसको नेग्लेक्ट करते हैं। फर्स्ट फैक्टर को नेग्लेक्ट करते हैं। क्यों नेग्लेक्ट करते हैं ये कहानी लेना, क्योंकि ये सिंगुलर सॉल्यूशन देता है हमें। इसको 0 के इक्वल पुट आउट करते हैं तो यहाँ से x इंटू dP/dx इक्वल्स माइनस p इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पे सेपरेशन वेरिएबल बनेगी dP/p dx/x। इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, log c कांस्टेंट ऐड कर देते हैं तो 1/p यानी कि log ऑफ p, 1/x log ऑफ x प्लस log ऑफ c, ये हो जाएगा log cx। तो एंटी लॉग से p इक्वल्स टू cx, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं, और जो गिवन इक्वेशन होती है उसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं। x/p² माइनस 2yp प्लस ax इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी, x/p² 2yp प्लस ax। अब हम इक्वेशन 2 और 1 से p को एलिमिनेट करते हैं। क्या हो पा रहा है, बिल्कुल p की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो p की वैल्यू जब आप सब्सटीट्यूट करोगे तो x एज इट इज़ p² यानी कि c²x² माइनस 2yp, p का मतलब c इंटू एक्स प्लस ax इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x आएगा, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी x, तो कॉमन आएगा तो 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर आएगा c²x² माइनस 2yc प्लस a इक्वल्स टू 0, जहाँ पर c क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन गिवन था ये। ठीक है, जब आपने इसको यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट की, y की वैल्यू आपकी निकल कर आई है ये xp प्लस ax/p, तो ये क्लेरोड्स फॉर्म तो नहीं थी, बट सोलेबल फॉर y तो था ना, ये सोलेबल फॉर y का केस बनना था ये। तो आपने उसी मेथड से किया। सोलेबल फॉर y में हम क्या करते हैं, ये जो अपॉन में 2 था ना, इसको यहाँ पे लिख लिया आपने, ठीक है, ताकि डिफ्रेंशिएशन के बाद कैलकुलेशन आसान रहे। अब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट जब आप करते गए तो आपको ये 2 फैक्टर मिले। इस वाले फैक्टर को हमने नेग्लेक्ट किया क्योंकि ये जनरल सॉल्यूशन नहीं देता है, सिंगुलर सॉल्यूशन देता है जिसमें dP/dx नहीं होता। इसमें dP/dx है, इसको सिंप्लीफाई किया, 0 के इक्वल आप सब्स्टिट्यूट करके सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बनना था, यहाँ से आपको सॉल्यूशन मिला ये। इसको हम इक्वेशन 2 मानते आए हैं, यही किया हमने थ्रू आउट सोल्यूबल फॉर y, और जो गिवन क्वेश्चन होता है उसको इक्वेशन 1। अब देखते हैं क्या p एलिमिनेट हो रहा है, बिल्कुल हो पाएगा। p की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दी, सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका आंसर आ गया ये। c यहाँ पर क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं substituting value of p from equation 2 in equation 1। ठीक है, इक्वेशन 2 से p की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दी है। ठीक है,
क्लेरोट्स फॉर्म नहीं थी ये। क्लेरोट्स फॉर्म जो होती है आपकी y इक्वल्स टू पी ऑफ p इंटू एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p इस फॉर्म में होती है। जब आपने यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट की है तो y की वैल्यू आई है ये 2y की एक्स पी प्लस ए एक्स अपॉन पी। ये कंप्लीट p का फंक्शन नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पर x भी इन्वॉल्व है। इस बात का ध्यान रखना है आपने। कभी आप ये कहो कि ये p का फंक्शन है, यहाँ पर कितना था ए एक्स अपॉन पी है ये, ठीक है। तो x अगर ना होता तो ये हाँ क्लेरोट्स फॉर्म बन जाती है यहाँ पे पी एक्स प्लस ए अपॉन पी अगर होता, बट ये क्लेरोट्स फॉर्म नहीं है। तो हम इसको कैसे करेंगे, क्योंकि ये सोल्यूबल फॉर y का केस बनना था। डिफ्रेंशिएट किया x के रेस्पेक्ट में, सिंप्लीफाई करते गए, डी वाई अपॉन डी एक्स को p सब्सटीट्यूट किया हमने, ठीक है। इसको नेग्लेक्ट किया ओके। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। y इक्वल्स टू 2px माइनस एक्स पी स्क्वायर। y किसका फंक्शन है? क्लेरोट्स फॉर्म तो नहीं है, ये जाहिर आपको साफ साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स पी इंटू एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p नहीं है। बट y इक्वल्स टू किस फॉर्म में है ये? एज ए फंक्शन ऑफ x एंड p, ये तो नज़र आ रहा है आपको। तो ये कौन सा मेथड अप्लाई होगा यहाँ पर? सोल्वेबल फॉर, ये हम लोग कर चुके हैं लेक्चर 2 या फिर 3 में। x के लिए y के लिए सोल्वेबल, जिस हमारा जो लेक्चर था ना उसमें हम ये लोग कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। ये लास्ट लेक्चर का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पी स्क्वायर प्लस पी इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स। इसको देखते हैं कि क्या एक क्लेरोट्स फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है कि नहीं। पी स्क्वायर एक्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं इस साइड, तो कितना हो जाएगा एक्स पी स्क्वायर प्लस एक्स पी इक्वल्स टू वाई। अब ये क्या आपको नज़र आ रही है क्लेरोट्स फॉर्म? y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p तो नहीं है ये, ठीक है। ये इस फॉर्म में नहीं है ना, y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस फंक्शन ऑफ p प्लस फंक्शन ऑफ p कहाँ है? यहाँ पर तो x का भी टर्म आ रहा है। y इक्वल्स टू पी एक्स प्लस पी स्क्वायर एक्स है ना, तो ये वाली फॉर्म तो ये नहीं है। बट ये कौन सी फॉर्म है? y की वैल्यू किसके टर्म में आ रही है? x और p के टर्म में। y की जो वैल्यू आ रही है वो एज ए फंक्शन ऑफ x एंड p है। तो ये किसका केस बन रहा है? सोल्वेबल फॉर y। कैसे प्रोसीड करते हैं? x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स को p सब्सटीट्यूट करेंगे, इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद जो इक्वेशन आएगी 2, ये इक्वेशन 1 और 2 से p अगर एलिमिनेट होता है ठीक, नहीं तो आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म में आंसर आ जाता है, ठीक है। चलो कोई नहीं, इसको ट्राई करके देखते हैं। y इक्वस टू दिस, तो ये आप क्या है y इक्वस टू किस किस फॉर्म में लिख पा रहे हैं? x और p का फंक्शन। तो कौन सा मेथड अप्लाई होगा यहाँ पर? सोल्वेबल फॉर y, क्योंकि ये y के लिए सोल्वेबल है। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स एज इट इज़ p का हो जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स, पी एज इट इज़ एक्स का हो जाएगा 1। अब यहाँ पर x एज इट इज़ 2p डी पी अपॉन डी एक्स, पी स्क्वायर एज इट इज़ एक्स का हो जाएगा 1। डी वाई अपॉन डी एक्स को क्या लिखते हैं? p, एक्स इंटू डी पी अपॉन डी एक्स प्लस 2px डी पी अपॉन डी एक्स प्लस p ये भी तो है ना, और प्लस पी स्क्वायर। ओके, ये p से p कैंसिल आउट, डी पी अपॉन डी एक्स यहाँ से कॉमन लेते हैं, डी पी अपॉन डी एक्स ले लेते हैं कॉमन, तो कितना आ जाएगा? बल्कि x भी कॉमन है यहाँ से, इन दोनों टर्म से x भी कॉमन है, तो 1 प्लस 2p, ठीक है, और प्लस के p स्क्वायर,
इक्वल्स टू 0। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो जाएगी एक्स डी पी अपॉन डी एक्स इंटू 1 प्लस 2p इक्वल्स टू माइनस के पी स्क्वायर। जो p के टर्म्स हैं उनको dp के साथ लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2p अपॉन पी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस के डी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, ओके सॉरी, हाँ यहाँ पे dp भी तो आएगा, dp सेपरेशन ऑफ वेरिएबल हो गई ना, ये दोनों साइड क्या कर देते हैं इंटीग्रेट, और यहाँ पे log ऑफ c आर्बिट्ररी कांस्टेंट, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन पी स्क्वायर यानी कि p टू द पावर -2, दिस अपॉन दिस लिखते हैं तो कितना हो जाएगा 2 अपॉन p इंटीग्रेशन dp -1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ x प्लस log ऑफ c। p टू द पावर -1 -2 को इंटीग्रेट करेंगे माइनस p टू द पावर -1, 2 एज इट इज़ 1 अपॉन p को इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा log ऑफ p, log ऑफ x इधर आकर हो जाएगा पॉजिटिव इक्वल्स टू log ऑफ c। तो ये 2 जो है पावर में आ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा log ऑफ p स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं तो क्या होगा, ये जो आपका 2 है ये हो जाएगा यहाँ पे p स्क्वायर। ठीक है, ओके चलो कोई नहीं, एक स्टेप लिख ही लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं -1 अपॉन p प्लस log ऑफ p स्क्वायर प्लस log ऑफ x है ये, सॉरी log ऑफ x इक्वल्स टू log ऑफ c। log a प्लस log b कितना हो जाएगा, ये log a इंटू बी यानी कि एक्स पी स्क्वायर इक्वल्स टू log ऑफ c, और ये कंप्लीट टर्म इधर आकर कैसा आ जाएगा नेगेटिव, तो log एक्स पी स्क्वायर एक सेकेंड, log ऑफ c, ये टर्म इधर आएगा तो नेगेटिव इक्वल्स टू माइनस के 1 अपॉन पी, बल्कि माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा log एक्स पी स्क्वायर माइनस के log ऑफ c इक्वल्स टू 1 अपॉन पी। अब यहाँ पर log a माइनस log b, तो कितना हो जाएगा log एक्स पी स्क्वायर अपॉन c इक्वल्स टू 1 अपॉन पी। एंटी लॉग लेने पर एक्स पी स्क्वायर अपॉन सी इक्वल्स टू ई टू द पावर 1 अपॉन पी। ठीक है ना, ओके। तो ये जो इक्वेशन आई है आपकी, ये इक्वेशन 2 कहलाती है जब आप इसको सोल्व कर लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखो इक्वेशन 1 और 2 से p एलिमिनेट हो पाएगा नहीं, इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं पी स्क्वायर प्लस पी इंटू एक्स इक्वल्स टू वाई। इक्वेशन 1 ये थी। अब 1 और 2 से p को एलिमिनेट करना आसान नहीं है, तो हम क्या करते हैं इक्वेशन 2 से x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से c इंटू ई टू द पावर 1 अपॉन पी स्क्वायर, ये कहाँ सब्सटीट्यूट करते हैं इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में x की ये वैल्यू पुट आउट करेंगे तो कितना आएगा c इंटू ई टू द पावर 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस p इक्वल्स टू वाई। ठीक है, इसकी आप मल्टीप्लाई करना चाहो कर सकते हैं, तो y की वैल्यू आएगी c इंटू ई टू द पावर 1 अपॉन पी प्लस c इंटू ई टू द पावर 1 अपॉन पी, ये आएगा ना। अब ये इक्वेशन नंबर 3 बन जाती थी। तो इक्वेशन 1 और 2 और 3, इक्वेशन 2 और 3, इक्वेशन 2 आपकी है ये, और ये आपकी आई है 3 इक्वेशन 2। इसके बाद आप क्या लिखोगे, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 टुगेदर फॉर्म द जनरल सॉल्यूशन इन पैरामीट्रिक फॉर्म वेयर p इज पैरामीटर। ठीक है ना, x इक्वल्स टू दिस और y इक्वल्स टू
दिस। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन जो गिवन था, क्वेश्चन गिवन था ये, ठीक है। तो ये सोलेबल फॉर वाई का केस बन रहा था, क्लेरोट्स फॉर्म तो नहीं थी है। सोलेबल फॉर वाई में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है डिफरेंशियल इक्वेशन को, डी वाई अपॉन डी एक्स को हमने किससे रिप्लेस किया, पी से। डिफरेंशिएट करने के बाद जब हम इसको सिंप्लीफाई करते गए तो ये सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बन रहा था। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल करने के बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते गए जितना पॉसिबल हुआ, तो वहाँ से हमें इक्वेशन नंबर ये मिली है, इक्वेशन नंबर 2 इसको बोल देते हैं दिस। इसी से इम्प्लाई हुई है एक्स की वैल्यू। चलो कोई नहीं, इसी को बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 से p को एलिमिनेट करना पॉसिबल नहीं था, तो हमने इक्वेशन 2 से x की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट की। तो सब्सटीट्यूट करने के बाद एक नई डिफरेंशियल इक्वेशन मिली, सॉरी एक इक्वेशन मिली, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 का। सेकंड और थर्ड एक साथ मिलकर पैरामेट्रिक फॉर्म में ये कहानी लिख देना, इक्वेशन 2 एंड 3 टुगेदर फॉर्म द जनरल सॉल्यूशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म वेयर p इज पैरामीटर। ठीक है, यहाँ पे आप ये लिखना चाहोगे x की वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 वी गेट। ठीक है, ये कहानी लिख देना। इसके बाद आप इक्वेशन 2 और थर्ड को एक साथ लिख देना और लिख देना इक्वेशन 2 एंड थर्ड टुगेदर फॉर्म दी रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म वेयर p इज पैरामीटर। ठीक है, यही कर रहे हैं, लास्ट लेक्चर में हमने किया है ये सब, सोल्यूबल फॉर वाई कैसे करते हैं, कंप्लीट लेक्चर स्टडी किया है। ठीक है, ये भी क्लेरोट्स फॉर्म तो नहीं बन रही थी, बट ये सोल्यूबल फॉर वाई का केस था, ये वाला मेथड यहाँ पर अप्लाई हुआ है, सोल्यूबल फॉर वाई। जस्ट आपने सोल्यूबल फॉर वाई को ही अप्लाई किया है। ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये स्टडी करेंगे कि अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्लेरोट्स फॉर्म में नहीं है बट उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू क्लेरोट्स फॉर्म में, क्योंकि इस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा है कि अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्लेरोट्स फॉर्म में है तो उसका जनरल सॉल्यूशन जस्ट एक लाइन में आ जाता है, p को हम लोग c से रिप्लेस कर देते हैं जस्ट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो डायरेक्ट तो क्लेरोट्स फॉर्म में नहीं होंगे बट वहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, है ना। जैसे ट्रांसफॉर्मेशन हमने मान लेते हैं एक्स स्क्वायर को u मान लेते हैं, वाई स्क्वायर को v। ये ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी वो क्लेरोट्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और वो इम्पोर्टेंट भी है, काफ़ी पूछे भी जाते हैं, रेड्यूसिबल टू क्लेरोट्स फॉर्म। ठीक है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे हम, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्लेरोट्स फॉर्म में नहीं होगी। ठीक है, बट उसको हम रेड्यूस कर सकते हैं क्लेरोट्स फॉर्म में। ठीक है, और वो सोल्यूबल फॉर p, सोल्यूबल फॉर x, सोल्यूबल फॉर y, अगर इन मेथड से उन क्वेश्चन को करने जाओगे तो वो बहुत लेंथी होते हैं, बट अगर हम उनको क्लेरोट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं कुछ सब्सटीट्यूशन के थ्रू तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में यही पढ़ेंगे, तो आपका ये जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका इस चैप्टर में जो टॉपिक रहेगा वो सिंगुलर सॉल्यूशन करा जाएगा बस। ठीक है ना, ऑल राइट।